सबका रिवीजन हुआ है? आप लोग इतना पीछे क्यों बैठते बेटे? आगे बैठना चाहिए ना, आवाज नहीं जाता होगा। नहीं आ रहा है? समस्या ना हो। अच्छा, पहले लोग आगे की सीट पे बैठने के लिए झगड़ा करते थे, अभी आप लोग स्वतः ही पीछे चले जाते हैं। मेरी आवाज पहुंचती वहाँ पर? थोड़ा बाहर का शोर आता है ना, नहीं तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो बताएं रिवीजन में क्या है? फूड प्रोसेसिंग। मेगा फूड पार्क क्या है? मेगा फूड पार्क क्या पढ़े थे ना आप लोग? कोई बात नहीं, जो आए थे वो बताएं। मेगा फूड पार्क स्कीम क्या था? इसके तहत सरकार क्या करने वाली है या किस मोटिवेशन की वजह से लाया गया था मेगा फूड पार्क? मैम वही जो कच्चे माल को मैम उसको प्रसंस्कृत करके मार्केट में बेचना, उसका मैम प्रचार प्रसार करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आयु और गुणवत्ता को वृद्धि करके। ओके, और हाँ, मैंने पूछा बेटे मेगा फूड पार्क, मैंने फूड प्रोसेसिंग नहीं पूछा, मेगा फूड पार्क बताइए। 2008 में लाया गया था और ये छोटे खुदरा व्यापारियों को बड़े जुड़ने के लिए हम लाया गया था, बाजार से जोड़ने के लिए उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे आप लोग, उत्तर को टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हैं। मेगा फूड पार्क योजना खाद्य जो प्रसंस्करण है इसको बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों को प्रसंस्कृत करने के लिए लाया गया था। और ये उत्पादन से लेकर के लास्ट उपभोक्ता तक की जो कड़ी होती है ना, पूरी कड़ी को एक मैंने बताया था ना कल कि एक क्या बताया था, एक शब्द यूज़ किया था जो आप लोग पूछ रहे थे, इस क्लस्टर, हाँ क्लस्टर बनाने के लिए लाया था कि जो कृषक हैं उनको उनके उत्पादन का सही मूल्य मिले, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों का ज़्यादा से ज़्यादा जो पदार्थ है उनका प्रोसेसिंग किया जा सके, प्रसंस्करण किया जा सके और फिर वो बड़े व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों से खुदरा व्यापारियों को, खुदरा व्यापारियों से उपभोक्ता तक पहुंचाने का एक क्लस्टर निर्माण किया गया है, या एक ऐसा पद्धति जिसके द्वारा खाद्यान्नों की जो बर्बादी होती है उसको रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों को प्रोसेस करके उसके मूल्य में, उसके जीवन काल में बढ़ोतरी करना, क्वालिटी में बढ़ोतरी करना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के लाया गया था मेगा फूड पार्क। अच्छा, फूड जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ये कितने स्तर या कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। प्रथम चरण में क्या होता है? प्राथमिक मैम, उसमें प्राथमिक जैसे गेहूं से आटा बनाना तो मैम ये प्राथमिक में आ गया। हमें उस आटे को उसमें फैक्ट्री में ले जाके उसका बिस्किट बनाया जाए या ब्रेड बनाया जाए। नहीं, मतलब आप द्वितीय से शुरू कीजिए। प्रथम में मैंने कहा था उसको अच्छे से और ग्रेडिंग करना, सफाई करना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, ये प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे गेहूं का ही खेत से लाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, बीज को अलग करते हैं, बीज को अलग करने के बाद अच्छे क्वालिटी की गेहूं को अलग, बीच वाली क्वालिटी को अलग, निम्न वाले की अलग, और उसकी कीमतें भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। जब हम उसकी सफाई, ग्रेडिंग और पैकिंग करते हैं तो कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं। फिर जब उसका स्वरूप बदलते हैं और उसकी कीमतों में थोड़ा ज़्यादा वृद्धि होती है तो वो द्वितीयक हो जाता है, और उसके बाद जब उसका स्वरूप बदला जाता है और उसके मूल्य में और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है तो आपका तृतीयक होता है। बात समझ में आया? तो किसी भी, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, उसकी सफाई करना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, ये प्राथमिक में आता है। आप देखेंगे ना सब्जियों को पैकेट में पैक कर देते हैं तो उसकी क्या होती है, मूल्य में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। दालों को पैकेट में पैक कर देते हैं तो मूल्य में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। चीनी को देखिए जो पैकेट में आता है उसके मूल्य थोड़े ज़्यादा रहते हैं, अपेक्षाकृत तो जो आपको ऐसे ही थोक में खुले में देते हैं, ठीक ना। तो सफाई और पैकिंग और ग्रेडिंग मतलब कैटेगरी में बांटना, ये प्राथमिक। उसका स्वरूप बदलिए, जो द्वितीयक रूप बदले वो आपका द्वितीयक में आ जाएगा, और तृतीयक में इसका स्वरूप और ज़्यादा बदल जाता है, और सबसे ज़्यादा कीमतें किसमें बढ़ जाती हैं, तृतीयक में। और सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक कौन रखा जा सकता है, तृतीयक वाला। जैसे मछली को, जैसे आप लेकर कहीं तालाब से या समुद्र से पाएंगे तो उसकी सफाई करना, फिर कई क्वालिटी की मछलियाँ होती हैं उनको अलग अलग कीमत में बेचना, तो ये आपका प्रथम है। दूसरा, आप उससे कुछ नया चीज़ बना दीजिए, जैसे आप रेस्तरां, होटल में ले जा करके आप मछली को पका दीजिए सूखा या ग्रेवी, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन उसी में मसाले वगैरह लगा करके उसको डिब्बा में पैक कर दीजिए तो ये और भी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। सेम ऐसे ही आप देखिए खजूर वगैरह
वही आप खुले में लेंगे सस्ता मिलेगा, लेकिन जब वो डब्बे में पैक हो जाता है उसमें कुछ केमिकल ऐसी चीज़ें भी डाल दी जाती हैं जो उसमें खराब नहीं होता। उसमें लिख दिया जाता है इतने समय तक आप इसको रख सकते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल टाइम दे दिया जाता है कि इतने समय तक आप इसे रख सकते हैं, तो इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैम दूध वगैरह भी तो इससे में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जो आपका दूध है ये जैसे दूध को निकालने के बाद फिर आप उसको अगर पैकेट में पैक कर देते हैं, पैकेट वाले दूध देखिए 30 रुपये 35 रुपये का आधा लीटर मिलता है, लेकिन अगर आप खुदरा गाँव में लेंगे तो आपका फिर 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये तो गाँव में नहीं मिलता, 50 40 50 में मिल जाता है, लेकिन वही पैकेट में पैक होने के बाद आपका 60-70 तक उसका रेट पहुँच जाता है। उसमें भी क्रीम युक्त और नॉन क्रीम युक्त की भी अलग दाम हो जाते हैं। फिर उसी से आप खोआ बना दीजिए, दही बना दीजिए तो अलग कीमत, और उसी खोए से मिठाई बना दीजिए तो और भी ज़्यादा कीमत हो जाता है। तो प्रथम में पैकेजिंग करना प्राथमिक है, उसके दूसरे उत्पाद बना दिया आपने, दही बना दिया, मक्खन बना दिया, घी बना दिया, तो द्वितीयक हो गया, और उसी से आपने मिठाइयाँ बना दी या कुछ और बना दिया तो वो आपका तृतीयक हो गया। हर क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक ना, चाहे अनाज हो, फल हो, सब्जियाँ जैसे फल आप ऐसे ही पैकेट में पैक करके दीजिए, इस तरह से दीजिए, कीमत बढ़ जाती है, और उसको आप जूस बना दीजिए तो कीमत दोगुना हो जाती है। फिर आप उसी से जैम जेली बना दीजिए तो कीमत कई गुना हो जाती है, बढ़ जाता है ना। वैसे टमाटो हो गया, हर चीज़ का आप देखेंगे 3 बार उसका प्रसंस्करण होता है, और हर स्टेप पे उसकी कीमतें और जीवन काल बढ़ जाती है, ठीक ना। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। मेगा फूड पार्क में 2-3 लाइन आप लोगों को बचा था नोट करने को, वो नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ रहे हैं आगे। मेगा फूड पार्क में नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट उद्देश्य का लीजिएगा, उद्देश्य किसी नोट कीजिएगा। उद्देश्य में पहला पॉइंट किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना। दूसरा पॉइंट कृषि उत्पादकता को बाजार से जोड़ने के लिए, एक तंत्र उपलब्ध कराना। कृषि उत्पादकता को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना। बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना। एंड नेक्स्ट मूल्यवर्धन को अधिकतम बनाना। मूल्यवर्धन मतलब मूल्य में वृद्धि को अधिकतम बनाना। फसल बर्बादी को न्यूनतम करना। बहुत ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फसल बर्बादी को न्यूनतम करना। किसानों की आय में वृद्धि करना। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। नेक्स्ट पॉइंट प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण।
प्राधिकरण होना चाहिए, सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, सुरक्षा सफाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, FSSAI, फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन 2006 के अधीन 2008 में स्थापित के अधीन 2008 में स्थापित। तो बताइए FSSAI की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। और किसके अधीन? खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के अधीन 2008 में स्थापित किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है। आगे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या FSSAI विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में FSSAI विभिन्न विभागों एवं खाद्य संबद्ध विषयों को निपटाने वाले अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है। अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है। हाईलाइट कीजिएगा। इस प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं की शुद्धता, इस प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं की शुद्धता, इस प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं की शुद्धता जांचने के उद्देश्य से की गई है। खाद्य वस्तुओं की शुद्धता जांचने के उद्देश्य से की गई है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हेडिंग कीजिएगा FSSAI का कार्य। FSSAI का कार्य। पहला पॉइंट दिशा निर्देश संबंधी कार्य। दिशा निर्देश संबंधी कार्य। दूसरा प्रमाणन संबंधी कार्य। पहला कार्य है इनका दिशा निर्देश संबंधी कार्य। और दूसरा जो ये कार्य करेंगे प्रमाणन संबंधी कार्य। प्रमाणन संबंधी कार्य। तीसरा कार्य है इनका वैज्ञानिक सलाह देने संबंधी कार्य।
तकनीकी मानकों के विकास से संबंधित कार्य। तकनीकी मानकों के विकास संबंधी कार्य। नेक्स्ट, सुरक्षा नेटवर्क निर्माण संबंधी कार्य। सुरक्षा नेटवर्क निर्माण संबंधी कार्य। और लास्ट है प्रशिक्षण संबंधी कार्य। प्रशिक्षण संबंधी कार्य। हेडिंग कीजिएगा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। इसमें नोट कीजिएगा, इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा तथा मानकों से संबद्ध इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा तथा मानकों से संबद्ध सभी मामलों हेतु बहुस्तरीय सभी मामलों के हेतु बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण से हटकर एकल नियंत्रण की स्थापना करना है। एकल नियंत्रण की स्थापना करना है। आगे से में इस अधिनियम के आने से खाद्य वस्तुओं से संबंधित कई अधिनियम खाद्य वस्तुओं से संबद्ध कई अधिनियम जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम ब्रैकेट में 1954, इसको हटा दिया गया 2006 के आने के बाद। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम ब्रैकेट में 1954 ब्रैकेट बंद। फल उत्पादन आदेश 1955, फल उत्पादन आदेश ब्रैकेट में 1955, इसे भी हटा दिया इसने। मांस खाद्य उत्पादन आदेश ब्रैकेट में 1973, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973। हाँ, 1973 ब्रैकेट में है ये। आगे वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण। आप लोग इतना लेट क्यों होता? अच्छा, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश ब्रैकेट में 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश ब्रैकेट में 1988,
इन सभी को खत्म करके 2006 का अधिनियम आया है। 1988 विलायक निष्कर्ष तेल 1967 तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद अधिनियम या आदेश 1992 समाप्त कर दिए गए। इतने सारे अधिनियम समाप्त किए गए हैं। इनमें से कोई भी अधिनियम दे सकता है कि कौन से पहले थे जिसे हटा करके 2006 का मानक प्राधिकरण लाया गया है। तो बहुत सारे जो पहले चल रहे थे उन सभी को हटा करके 2006 का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण लाया गया है। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। याद रखिएगा विलायक निष्कर्ष तेल। विलायक निष्कर्षण तेल यानी विलायक मतलब क्या होता है, जिसमें घुला रहता है ना, जैसे एक होता है विलयन, एक होता है विलायक। साइंस में आपने पढ़ा होगा ना कि किसी लिक्विड पदार्थ में जिसको हम डालते हैं वो क्या होता है आपका, और जिसमें विलय होता है वो, तो वही इसी को तेल में जो मतलब विलायक मतलब जो मिला करके कर दिया जाता है ना, बहुत सारा तेल शुद्ध रूप से नहीं लेते हैं ना, उसके लिए भी अधिनियम लाया गया था ताकि इस तरह की चीजें ना लोग अपनाएं। तो सभी को हटा के लाया गया। अब रीडिंग कीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पहले खत्म हो गया होता लेकिन कल टाइम कम मिला। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वित्त वर्ष 2016-20 तक की अवधि के लिए, वित्त वर्ष 2016-20 तक की अवधि के लिए ₹6,000 करोड़ के आवंटन से ₹6,000 करोड़ के आवंटन से वित्त वर्ष 2016 से 2020 तक की अवधि के लिए ₹6,000 करोड़ के आवंटन से एक नई केंद्रीय योजना किसान संपदा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ब्रैकेट में कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण, कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम ब्रैकेट 1 को अनुमोदित किया गया है, को अनुमोदित किया गया है। पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप हाईलाइट करिएगा ये सारे पॉइंट। खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक, खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला, खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति, जैसे रिपीट कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति
प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इसका मतलब समझ में आया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब लाया गया? 2016 से 20 के दरमियान इसको काम करने के लिए लाया गया। कितने हजार रुपए के आवंटन के साथ ये योजना आई? 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ आई और केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन से लेकर के खुदरा बिक्री तक का जो क्लस्टर बनता है इसका निर्माण करना, ताकि उत्पादन से लेकर के जो बिक्री होता है लास्ट में ये प्रोसेस अच्छे से चल सके, तभी किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों का प्रसंस्करण होगा और तभी खाद्यान्नों की बर्बादी न्यूनतम होगी, रोजगार का सृजन होगा और उससे फायदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी स्कीम लाई गई जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यानी कि मेगा फूड पार्क वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, ये उनसे भी बड़े स्तर का काम है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि, इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को, इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्ति होगी। इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, तथा किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन या रोजगार के भारी अवसरों का सृजन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस उद्देश्य से लाया गया है, कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है, रखना कुछ भी नहीं है। किसानों के उत्पादन को मोटिवेट करना,
किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य देना, रोजगार का सृजन करना, किसानों की आय को दोगुना करना और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों का प्रसंस्करण करना, उनके मूल्य में वृद्धि करना और उनके निर्यात को बढ़ावा देना। ये सारी चीज़ें देखिए स्टेप बाय स्टेप जुड़ी हुई हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते क्या लाया गया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और ये कौन लेके आया है मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये लाया गया है। 2016 से 20 के दौरान ये आया था। 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के द्वारा इसे को मतलब क्रियान्वयन किया गया है। और ये किसानों की आय को दोगुना करने पर भी ध्यान को रखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा बार बार कहा जा रहा था ना 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो उसी को ध्यान में रखे लाया गया था ताकि किसानों का आय दोगुना हो। लेकिन बीच में कोरोना आया और इसने उत्पादन को द्वितीय प्राथमिक तृतीय सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से ठप कर दिया और सरकार का जो ये मतलब मोटिव था वो पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे जो उन्होंने 2020-22 के टारगेट रखे थे वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि हम टारगेट से भी पीछे चले गए, क्योंकि कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा, हमारी क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो ये था आप लोगों का बच्चा चैप्टर जो कि हमें कल खत्म करना था, लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं हो पाया था। अब क्वेश्चन है इस टॉपिक से, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। IAS 2017 में आया था ये राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम, पढ़ा है ना आप लोगों ने, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम के बारे में आपको बताना है कि क्या इसके क्रियान्वयन से क्या लाभ है, ई-नाम से हमें क्या लाभ है। पहला ऑप्शन, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। सही है ना, सही है, कोई डाउट नहीं है, पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। सही है, ये भी सही है, दोनों बातें सही है। आपको ई-नाम में मैंने चीजें पढ़ाई थी। मतलब तो क्या दोनों बातें सही है, ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। सी ऑप्शन दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। भारत में जो कृषि उत्पादों का बाजार है वो ज्यादातर कौन विनियमित करेगा, राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार करेगा। ऑप्शन दे दीजिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। नेक्स्ट आपका है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 या खाद्य उत्पाद आदेश 1956। तो इनमें सबसे सही आपको कौन सा लग रहा है, जिसका क्राइटेरिया ब्रॉड है। इसमें देखिए 3-4 ऑप्शन दिया, एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 दिया, दूसरा राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, दूसरा बताया कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, तीसरा बताया खाद्य उत्पाद आदेश 1956। इन सब में सबसे सटीक आपका दूसरा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। बाकी सब छोटे छोटे हैं और इन सबको क्या कर दिया गया, अभी समाप्त करके 2006 का आपका आया है ना, अभी बताया आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया है। क्या ये बात सही है? अभी लिखे हैं आप लोग, प्रतिस्थापित करके तो लाया गया, बहुत सारे अधिनियमों को प्रतिस्थापित करके आया है 2006 का अधिनियम, अभी ये भी पढ़ा है। IAS 2018 का क्वेश्चन है ये। दूसरा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। क्या ये बात सही है कि FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है? क्या इनके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? अभी आपने लिखा है ना, कौन कर रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उसके अंतर्गत कोई
कोई महानिदेशक के प्रभाव में नहीं है। बस थोड़ा सा खाली पढ़ा दिया और आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे डाउट में आ गए, तो आपका दूसरा गलत है। क्या सही है? केवल और केवल पहला सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? फूड की सहायता से उत्तर दीजिएगा। आईएएस में क्वेश्चन है कि जो भारत सरकार है वो मेगा फूड पार्क की जो लेके आई है योजना, वो किस किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके लेकर के आई है? पहला ऑप्शन है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम और संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। क्या ये है कि नहीं? है ना। दूसरा, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने के लिए। सही है। तीसरा, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। क्या ये सही है? ये नहीं। कि कोई ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रही है सरकार मेगा फूड पार्क के तहत? नहीं। तो क्या सही है? अभी आप थोड़ा भावनाओं में बह जाते तो कहते ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ बस किसानों को मोटिवेट करना, उनके उपज का सही मूल्य देना, रोजगार का सृजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोसेसिंग करना और उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए एक क्लस्टर का निर्माण करना। कोई अलग से किसी को ये पैसे नहीं दे रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे कि आप भी उद्योग लगाइए। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि उनको मोटिवेट करना, उनको मदद करना। तो ये आपका नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब भी पढ़िए बिल्कुल एकदम आँख नाक कान सब खुले रख करके, एक लाइन में ही आधा सही रहता है और आधा गलत, फिर पूरा गलत। आप रीडिंग कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आगे नया चैप्टर, अगला चैप्टर औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज का चैप्टर कल का बचा हुआ कंप्लीट किया, क्योंकि कल आप लोगों ने पूरा नहीं करने दिया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा है कि टीचर्स को पकड़ पकड़ के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और बच्चे भागते रहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने सोचा था कल इसे खत्म करके आज ये मैं शुरू करूंगी, लेकिन बच गया था और मैं इसे छोड़ना उचित नहीं समझ रही थी। तो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो आप लोग मुझे बताएं, औद्योगिक क्षेत्र हमारे देश में एंशिएंट काल से लेकर के आज तक के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी थी, एंशिएंट काल में कैसी थी, मिडुअल में कैसी थी, आधुनिक में कैसी थी, वर्तमान में क्या हालात है हमारे? बता सकते हैं? हिस्ट्री पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़े हैं। अच्छा, कौन कौन यहाँ पे हिस्ट्री पढ़े हैं कंपटीशन के दृष्टिकोण से? कोई नहीं पढ़ा? रागनी आप तो पढ़े हैं ना बाबू? हाँ, तो फिर बोलना चाहिए कि मैं पढ़ी हूँ। तो और आप भी पढ़े हैं, मनीष भी पढ़े हैं। 3 लोग यहाँ हैं कम से कम जिन्हें मैं जानती हूँ जो भाग नहीं सकते। बाकी बच्चों को तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। तो बताएं, एंशिएंट हिस्ट्री तो आप लोगों ने मुझसे पढ़ा, जरा बताएं तो एंशिएंट इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हमारे यहाँ की औद्योगिक स्थिति अच्छी थी या नहीं थी? बहुत अच्छी थी मैम। बहुत अच्छी थी ना। पूरी दुनिया में भारत की वस्तुओं का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता था। यूरोपीय सारी कंट्री यहाँ के सामानों के लिए पागल रहते थे, मतलब उनको नशा रहता था इंडियन वस्तुओं का। मतलब कोई जैसे आजकल आप लोग ब्रांड देखते हैं ना, हर वस्तु पे ब्रांड, तब एक ही ब्रांड पूरी दुनिया में चलता था, मेड इन इंडिया। भारत का बना हुआ जो वस्तु है वो पूरी दुनिया में उसका डिमांड होता था, क्योंकि उसमें क्वालिटी होती थी। एंशिएंट काल में हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। मिडुअल में भी इंडस्ट्री ठीक है, क्योंकि जो राजा हैं उन्होंने प्रोत्साहन दिया। लेकिन आधुनिक काल में जो हमारे अंग्रेज राजा आए, क्या उन्होंने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये समाप्त उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग इंडस्ट्री वाला नहीं था। हमारे यहाँ उद्योग कुटीर, लघु, मध्यम, इस तरह के उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, सारी चीजें हैंडमेड होती थी। कोई चीज फैक्ट्री में नहीं बनता था, लोग हाथों से ही बनाते थे सारी चीजें, जो बहुत ही गुणवत्ता युक्त अच्छी होती थी। आज भी देखिए, अगर कोई चीज हाथ से बना है, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई अगर हाथ से हुई है तो वो फिर वो खराब नहीं होता,
और अगर वो फैक्ट्री में बना है तो बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है। तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें क्या होती थी, हैंडमेड होती थी। और जब हैंडमेड होंगी तो अच्छी होंगी कि नहीं, मजबूती होगा कि नहीं, टिकाऊ होगी कि नहीं, क्वालिटी होगा कि नहीं, होगा, निश्चित ही होगा। जो धोखा देते हैं वो कौन से, मेड इन फैक्ट्री। तो यहाँ जो मेड इन इंडिया थे वो सब हैंड क्राफ्टेड। तो जिसको अंग्रेजों ने क्या किया, खत्म किया, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए, लेकिन वो भी इंडिया में नहीं, कहाँ, इंग्लैंड में। उन्होंने इंडिया के बाजार को क्या बाजार बना दिया, कच्चे माल का बाजार बना दिया, और साथ ही बने हुए माल को बेचने का मार्केट बना दिया। अपने बने हुए माल को बेचने का, खपत करने का मार्केट बनाया, और यहाँ पे जो उत्पादन होता था वो सभी खत्म कर दिया। जितने उत्पादन करने वाले व्यापारी थे उन सबको बर्बाद कर दिया, सभी को कृषि में लाके खड़ा कर दिया, और फिर कृषि में भी बर्बाद कर दिया। वहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्स लगाए कि वो फिर उस रूप में भी ठीक नहीं रहे, सबको मजदूर बना दिया, नौकर बना लिया अपना अंग्रेजों ने। जो मतलब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे वहाँ इंडियन से काम लिया, कहीं सेना में भर्ती करके, तो कहीं अपने यहाँ मजदूरी करके, कहीं क्लर्क बना के, जैसे उनको आवश्यकता पड़ी उस तरह से भारतीयों का इस्तेमाल किया। बॉर्डर पैमाने में पकड़ पकड़ के ले गए, विदेशों में भी इनको नौकर के रूप में, दास के रूप में वहाँ भी काम करवाया, विदेशों में भी सेना के रूप में भेज करके युद्ध लड़वाया। यानी कि पूरी तरह से मैन पावर का इन्होंने अपने हिसाब से यूज किया, हमारे हिसाब से जो सारी चीज़ें चल रही थी उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आधुनिक काल में आकर के हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, और हमारा जो देश है वो कच्चे माल का उत्पादक हो गया। जो बने हुए सामानों का उत्पादक था, जहाँ लोग ऑर्डर देते थे हमें इतना सामान चाहिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, इतना अच्छे से इसमें बताया गया। तो फिर जब यहाँ पे सारी चीज़ें बर्बाद हुई अंग्रेजों के जाने के बाद, फिर से क्या किया हमने, उद्योग धंधों पर ध्यान दिया। कौन से पंचवर्षीय योजना में हमने मेन ध्यान उद्योग धंधों पर दिया था, द्वितीय, पहले में हमने कृषि पर, दूसरे में हमने उद्योग धंधों पर ध्यान दिया, और फिर धीरे धीरे हमने अपने यहाँ उद्योग धंधे डेवलप किए, और इसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों ने मिल करके काम किया। क्योंकि ना तो पूंजी इतना निजी लोगों के पास था कि वो पूरी तरह से हर चीज़ संभाल लेते, और ना ही इतनी अच्छी स्थिति सरकार की ही थी कि वो सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते। फिर दोनों ने मिल करके काम करना शुरू किया, और उसके बाद एक लंबे सफ़र के बाद 1947 के बाद एक लंबा सफ़र तय करके हम लोग 21वीं शताब्दी में आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसी सफ़र को हम देखेंगे, आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक का सफ़र हम देखेंगे। आज तक हमने क्या क्या किया है औद्योगिक क्षेत्र में, और इस लंबे संघर्षों में हमने कौन कौन से तरीके अपनाए, कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हेडिंग आपने कर ही लिया है, आप इसमें कीजिएगा भूमिका, हेडिंग कीजिएगा इंट्रोडक्शन। औद्योगिक क्षेत्र में इंट्रोडक्शन आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें नोट कीजिएगा 2-3 लाइन। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, नियोजकों ने मतलब प्लानिंग करने वालों ने, प्लानर्स कह सकते हैं, नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता को समझा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता को समझा। किसी भी देश का औद्योगिक विकास, किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है।
किसी भी देश के औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है। उसके आर्थिक विकास का मापक होता है। क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहां एक ओर औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहां एक ओर वो रोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहां एक ओर रोजगार के अवसरों का सृजन करता है एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है। एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है। वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है। तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है। औद्योगिक क्षेत्र क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए? क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों को डेवलप करता है। अगर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तो कृषि का भी बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा, फिर वो मात्र खाद्यान्न उत्पादक ही रह जाएंगे। फिर वो उद्योग धंधों के लिए जब कच्चा माल उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो फिर उनसे उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि कृषि में कौन सी फसलों के उत्पादन से ज्यादा फायदा होता है? जो नकदी होते हैं, जिनसे उन्हें जो खाने में यूज नहीं होते बल्कि वो बेच करके उससे अच्छा इनकम होता है। आप अपने मैदानी बेल्ट में देख लीजिए, सबसे ज्यादा फायदा कौन सी फसल से है? गन्ना, क्योंकि वो नकदी फसल है। महाराष्ट्र वगैरह में कपास, कहीं पे चाय, कहीं पे कहवा, ऐसी चीजों के उत्पादन से ज्यादा लाभ होता है। पटसन, क्योंकि ये हम इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में देते हैं और हमें उससे अच्छा कीमत मिलता है। तो कृषि को भी बढ़ावा देता है औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक से जो उद्योग धंधों से जो चीजें बनती हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जो फूड प्रोसेसिंग का काम हो, ये सब क्या करते हैं? सेवा क्षेत्र का सृजन करते हैं। उद्योग धंधे ही बैंकिंग, बीमा, परिवहन और उसके बाद बाजार, ये सब का क्या करते हैं? खुदरा विक्रेता, बड़े विक्रेता का सृजन करते हैं। अगर उद्योग ना हो तो परिवहन का भी इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपकी जो बैंक वगैरह चलते हैं ना, ये सब ज्यादा कौन चलाते हैं? उद्योगपति लोग चलाते हैं, क्योंकि वही ज्यादा से ज्यादा पैसों का टर्नओवर करते हैं। आम लोगों के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता कि वो ऐसे प्रणाली को चला सके। तो बैंकिंग प्रणाली, बीमा प्रणाली, परिवहन, होटल, रेस्तरां, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? औद्योगिक क्षेत्र पे। और साथ ही कृषि भी तो महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं? किसी भी देश में रोजगार के लिए, लोगों की इनकम के लिए, मांग जनरेट करने के लिए, मांग पूर्ति के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इन सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण हो गया? औद्योगिक क्षेत्र। बात समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि औद्योगिक क्षेत्र क्यों जरूरी है तो आप बता ले जाएंगे ना कि ये क्या है? किसी भी देश के लिए आधार है। नीचे आपके प्राथमिक सेक्टर के लिए और ऊपर के तृतीयक सेक्टर के लिए बीच की कड़ी है, और इनकी वजह से ही बहुत ज्यादा चीजों का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देखेंगे आपकी जो रेलवे है उसको ज्यादा फायदा किससे है? माल ढुलाई से। और माल कौन बनाता है?
फैक्ट्री कच्चे माल का डिमांड करता है और फिर बने हुए सामान को फिर वहाँ से निर्यात किया जाता है। या आपके जो टोल टैक्स हैं वो सबसे ज़्यादा किससे मिलते हैं? हमें माल ढुलाई वाले परिवहन से ही, जो आपके ट्रक वगैरह होते हैं ना, बड़े पैमाने पे माल की ढुलाई करते हैं, इन सब से क्या होता है? टोल टैक्स होता है और इन्हीं के लिए रोड बनते हैं। बाकी तो लोग बहुत नॉर्मल सा टैक्स देते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। हेडिंग कीजिएगा औद्योगिक विकास का महत्व। औद्योगिक विकास का महत्व। औद्योगिक विकास का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। घर जाके रिवीजन होता है आप लोगों का, उसको ज़रूर रिवाइज करें और आंख बंद करके फिर उसको दिमाग में रिवीजन करें, उसको विचार करें, तब ये चीज़ें बैठेंगी दिमाग में और फिर वो जुबान से बाहर आएंगी। जब तक वो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रहेंगी ना, बोल नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। अब इससे पहला पॉइंट लिखिएगा, उद्योग आर्थिक समृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। उद्योग आर्थिक समृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। उद्योग आर्थिक समृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। उद्योग आर्थिक समृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अधिकेंद्र समझ रहे हैं? सेंटर एक होता है आपका अधिकेंद्र और एक क्या होता है? अभिकेंद्र। जैसे भूकंप का उद्गम कहाँ होता है और भूकंप पहली बार महसूस कहाँ होता है? तो आपका जहाँ महसूस होता है उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, ठीक ना? तो यानी कि क्या है, ये यही है फोकस बिंदु जहाँ से ये डेवलप होता है सारी चीज। अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन करने में सहायक होते हैं। उद्योग रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन करके, उद्योग अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन करके जीडीपी में वृद्धि करते हैं। उद्योग अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन करके जीडीपी में वृद्धि करते हैं। कृषि क्रियाओं तथा कृषि उत्पादों की अपेक्षा, कृषि क्रियाओं एवं कृषि उत्पादों के मूल्य की अपेक्षा, कृषि क्रियाओं तथा कृषि उत्पादों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य वर्धन अधिक होता है। उत्पादों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य वर्धन अधिक होता है। इस बात से सहमत है कि नहीं? जो कृषि क्रियाएं हैं और कृषि उत्पाद है, उनके मूल्य से ज्यादा मूल्य में बढ़ोतरी औद्योगिक क्षेत्र करते हैं। वही हमने फूड प्रोसेसिंग में पढ़ा कि उद्योग धंधों में ले जाके मसालों का प्रयोग करके अच्छे से पैकेटिंग कर दीजिए, उसकी पैकेजिंग कर दीजिए बढ़िया से, तो क्या हो जाता है, मूल्य कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जबकि वही जब हम कच्चे माल के रूप में लेते हैं तो वो बहुत सस्ता रहता है। अभी गेहूँ लीजिए या गेहूँ से आटा लीजिए तो
बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी आटे से पाव, रोटी, पिज्जा, बर्गर या ऐसी चीज़ें जब हम बना देते हैं तो क्या हो जाता है, वो बहुत महंगा हो जाता है। तो कोई भी चीज़ फैक्ट्री में जाने के बाद ज़्यादा मूल्य वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग विकास प्रक्रिया में गत्यात्मकता प्रदान करते हैं। उद्योग विकास प्रक्रिया में गत्यात्मकता प्रदान करते हैं। क्या बोली हूँ, या मिलता ना करके गत्यात्मकता भी कर सकते हैं। गत्यात्मकता भी प्रदान करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, गति प्रदान करते हैं। हाँ, मतलब गति, तीव्रता प्रदान करना, गत्यात्मकता प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब समझ में आया ना, उपभोक्तावाद जी मैम। क्या है? मैम जैसे कि खाने के जो मतलब चीज सामग्री है विभिन्न रूपों में उसको मतलब अधिक ऑप्शन प्रोवाइड करा है। जैसे कि मैम आलू से जैसे चिप्स वगैरह बना दिए तो उपभोक्ता भी खाने के लिए बढ़ेंगे और ये भी कह सकते हैं। और दूसरा, जैसा डिमांड वैसी सप्लाई, यानी कि उपभोक्ता के डिमांड पे निर्भर करता है कि हम क्या बनाएंगे और कितना बनाएंगे। जितना जिस चीज़ का डिमांड उपभोक्ता करेगी उसका उतने ही ज़्यादा निर्माण होगा। उसी आधार पे इंडस्ट्री डेवलप होती है। तो इसलिए इंडस्ट्री भी क्या हो गया है, उपभोक्तावाद पर हो गया है डिपेंड, कि जैसा डिमांड वैसी सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग आधारित संरचना विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। उद्योग आधारित संरचना विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। सुविधाजनक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योग कृषि के यंत्रीकरण साधन, उद्योग कृषि के यंत्रीकृत साधन, कृषि के यंत्रीकृत साधन ब्रैकेट में जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर ब्रैकेट बंद उपलब्ध कराते हैं। उद्योग कृषि के यंत्रीकृत साधन ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर उपलब्ध कराते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। साथ ही उत्पादकता में वृद्धि होती है। जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है, साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्र कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर, औद्योगिक क्षेत्र कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर मूल्य वर्धन करता है। औद्योगिक क्षेत्र कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर मूल्य वर्धन करता है। यह व्यापार, यातायात एवं संचार, यह व्यापार, यातायात एवं संचार,
बीमा एवं अनेक सेवाओं के विकास में महत्व रखता है। बैंकिंग बीमा एवं अनेक सेवाओं के विकास में महत्व रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्र नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, औद्योगिक क्षेत्र नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक उत्पाद निर्मित करता है। आवश्यक उत्पाद निर्मित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्र निर्यात के लिए उत्पाद, औद्योगिक क्षेत्र निर्यात के लिए उत्पाद उपलब्ध कराकर, निर्यात के लिए उत्पाद उपलब्ध कराकर निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी आप बता सकते हैं 2-4 पॉइंट बिना सोचे दोबारा कि उपयुक्त धंधे हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पहला, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए। दूसरा, सेवा क्षेत्र का आधार है ये बैंकिंग, बीमा, यातायात, संचार सभी को विकास करने में मदद करता है। नागरिक है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। कृषि के जो खाद्य पदार्थ है, जो उत्पाद है, उनके मूल्य में संवर्धन करता है। अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करता है। लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी करता है, क्योंकि जब अच्छे किस्म के कपड़े, जूते और गाड़ियाँ और बहुत सारी लग्जरी चीजें होती है तो हमारा क्या ये माना जाता है हमारा जीवन स्तर सुधर रहा। वो सारी चीजें कौन दे रहा है? उद्योग। औद्योगिक क्षेत्र के जो वस्तु है उसका निर्यात करके हम अपने निर्यात को बढ़ावा देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको रटना ही नहीं है, लिखवाया इसलिए दिया कि आप लोग फिर से रिवीजन कर सके, अन्यथा 2-3 पॉइंट के बाद आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अभी कैप्चर करने की जो क्षमता है अभी उतनी डेवलप नहीं हुई, वो धीरे धीरे डेवलप होगी। जब बार बार उसको देखेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तब आप ज़्यादा गेन करने की क्षमता डेवलप कर पाएंगे। एक हमारा दिमाग है ना, जितना इस्तेमाल कीजिए उतना बढ़ता, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ के नागरिक क्या है, वो विचार भी नहीं करना चाहते। कौन दिमाग से काम ले, जितना बचा रहे, वापस जैसे आए वैसे चला जाए, उतना ही अच्छा है ना। उसका इस्तेमाल कीजिए, जितना ज़्यादा उसको चलाएंगे, विचार करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन कीजिए औद्योगिक नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ। आवेदन हेडिंग है औद्योगिक नीतियाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इसमें नोट कीजिएगा, औद्योगिक नीतियाँ देश में औद्योगिक विकास की, औद्योगिक नीतियाँ देश में औद्योगिक विकास की, देश में औद्योगिक विकास की कार्य योजना प्रस्तुत करती हैं। औद्योगिक नीतियाँ देश में औद्योगिक विकास की कार्य योजना प्रस्तुत करती हैं। आगे, औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है।
औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है। एवं औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा प्रदान करती है। एवं औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा प्रदान करती है। तो औद्योगिक नीति का मतलब कि हमारे देश में उद्योग धंधे किस तरह से काम कर रहे हैं, इनका मूलभूत ढांचा क्या होगा, काम करने का तरीका क्या होगा, किस आधार पर ये आगे बढ़ेंगे, ये समय समय पे क्या किया जाता है, औद्योगिक नीतियां बनाई जाती है। उसी नीतियों के आधार पर उद्योग धंधे काम करते हैं, वही क्या है, औद्योगिक नीतियां। आप हेडिंग कीजिएगा औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948 देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और पहली औद्योगिक नीति हम कब लेके आ रहे हैं? 1948। नोट कीजिएगा इसमें, भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को, भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री, तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कौन है? देश के पहले उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई थी, द्वारा जारी की गई थी। इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए, इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया। सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया। इस नीति में हाईलाइट कीजिएगा, इस नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया। इस नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया। उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया। चार श्रेणियों में रखा गया। अब इसमें प्रथम श्रेणी में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, प्रथम श्रेणी में या प्रथम श्रेणी लिख के उसमें लिख सकते हैं, प्रथम श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए। प्रथम श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का एकाधिकार। प्रथम श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए
जिन पर सरकार का एकाधिकार सुनिश्चित किया गया, जिन पर सरकार का एकाधिकार सुनिश्चित किया गया। ये 3 उद्योग थे अस्त्र शस्त्र व युद्ध सामग्री, अस्त्र शस्त्र एवं अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा एवं युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे। तथा रेलवे परिवहन या एवं रेलवे परिवहन। तो 1948 में जो औद्योगिक नीति आई थी, जिसको कौन लेके आए थे? डॉक्टर श्यामा मुखर्जी। कौन थे ये? उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। इन्होंने कहा कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा, और इस नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र को कितने श्रेणी में बांटा गया? 3। अच्छा क्या 4? तो उसमें से आपका प्रथम श्रेणी में कितने उद्योग धंधे रखे गए? 3। कौन कौन सा? पहला अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री, दूसरे में परमाणु ऊर्जा और तीसरा रेलवे परिवहन। ये आपके 3 जो है ये पूरी तरह से किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा, सरकार के हाथ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना का उत्तरदायित्व। द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना का उत्तरदायित्व। द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार का, जिन पर क्या लिखा आपने? जिनकी स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया। स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया। परंतु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया गया। परंतु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया गया। निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया गया। जैसे कौन कौन से उद्योग हैं इसमें? इन उद्योगों में कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, कोयला, लौह इस्पात, वायुयान, कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा
वायरलेस के यंत्रों का उपकरण तथा वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण तथा वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण। ये जो 6 उद्योग थे इसका स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन आप सभी को पता होगा अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे हमारे यहाँ निजी उद्योगपति भी आ चुके थे जिन्होंने इस तरह के उद्योग स्थापित कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि जो पहले से उद्योग स्थापित कर चुके हैं ये सारे वो उनके अंडर में ही रहेगा, लेकिन अब जो नए उद्योग बनेंगे वो सब केवल कौन बनाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। अब रीडिंग कीजिएगा। तीसरी श्रेणी ऐसे लिखिए। तीसरी श्रेणी में 18 उद्योगों को रखा गया। तीसरी श्रेणी में 18 उद्योगों को रखा गया। उद्योगों को रखा गया जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण में चलाए जाने थे। जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण में चलाए जाने थे। जैसे मशीन टूल्स, चीनी, जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि। मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि। तो तीसरी श्रेणी में कितने उद्योग रखे गए? 18। जो क्या करना था? निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता, लेकिन नियंत्रण किसका है? सरकार का। उनके नियंत्रण में ही वो चलाएंगे। चतुर्थ श्रेणी में शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया, परंतु उद्योग विशेष की प्रगति निजी क्षेत्र के लिए रखा गया, परंतु उद्योग विशेष की प्रगति असंतोषजनक होने पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। पहले में कितना उद्योग है? 3। दूसरे में उसका दुगुना कितना? 6। और तीसरे में उसका 3 गुना 18। उसके बाद जो बच गए वो सारे के सारे निजी क्षेत्र में वो स्थापित करेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन अगर उनका काम संतोषजनक नहीं रहेगा तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ये अधिकार सरकार को था। तो ये था आपका औद्योगिक नीति 1948। बात समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956। अब देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। आजादी के बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1948 के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र के तहत औद्योगिक क्षेत्र को कितने
सेक्टर में बांटा गया था? 4। प्रथम सेक्टर में कितने उद्योग थे? 3। ये भी हो सकता है कभी डी पूछ ले कि कौन सा इनमें शामिल नहीं था, तो आपको ऑप्शन में दे दे। आपके है अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री, परमाणु और रेलवे। तो रेलवे के साथ कोई और मिक्स करके पूछे इनमें से कौन सा था जो प्रथम श्रेणी में शामिल नहीं था। और दूसरे में आपका 6 उद्योग है। प्रथम में पूरी तरह से सरकार का अधिकार है, दूसरे में सरकार का अधिकार तो है लेकिन जो पुरानी इकाइयां हैं वो निजी हाथ में ही रहेंगी, बट नई जितनी बनेंगी वो निजी उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। तीसरे श्रेणी में स्थापित करेंगे कौन? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा? सरकार का। और चौथे में सभी आ जाएंगे, इनसे जो बचे 6 और 3 18 से जो बचे वो सारे के सारे निजी हाथों में, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तब, अगर आपका काम संतोषजनक नहीं है तब सरकार हस्तक्षेप करेगी। अब आपने हेडिंग कर दिया है 1956 औद्योगिक अधिनियम 1956। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों का, औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। औद्योगिक क्षेत्र का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। अनुसूची ए, नोट कीजिएगा यहाँ ABC है। अनुसूची ए में 17 ऐसे उद्योगों को रखा गया। अनुसूची ए में अनुसूची ए में 17 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना एवं विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में, जिनकी स्थापना एवं विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में की जानी थी, जिनकी स्थापना एवं विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में की जानी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में की जानी थी। इन उद्योगों पर केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार एवं नियंत्रण था। इन उद्योगों पर केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार एवं नियंत्रण था। ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या उद्योग। इन उद्योगों पर सरकार का संपूर्ण एकाधिकार एवं नियंत्रण था। ऐसे उद्योगों को क्या कहेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। नेक्स्ट लिखिए, अनुसूची बी में 12 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना, अनुसूची बी में 12 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में की जानी थी। निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में की जानी थी। दोनों क्षेत्रों के रूप में की जानी थी। इन उद्योगों के भावी विकास की दिशा में, इन उद्योगों की भावी विकास की दिशा में राज्य द्वारा मतलब सरकार द्वारा,
इन उद्योगों के भावी विकास की दिशा में राज्य द्वारा प्रयास किया जाता परंतु निजी उद्यमकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से अलग राज्य के साथ सहयोग करते हुए नई इकाइयों की स्थापना के अवसर प्रदान किए जाने थे। नए सहयोग करते हुए नए इकाइयों की स्थापना के अवसर प्रदान किए जाने थे। बात समझ में आया? यानी कि जो आपका सी में रहेगा, यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों लोगों के भागीदारी से डेवलप होगा, और यहाँ पे निजी स्वतंत्र रूप से भी अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, लेकिन किसके दिशा निर्देश से? राज्य यानी कि सरकार के। अब नेक्स्ट है अनुसूची सी में अनुसूची ए और बी के उद्योगों के अतिरिक्त अनुसूची सी में अनुसूची ए और बी के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। ए और बी के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। ए और बी के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए हाईलाइट कीजिएगा, निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया। इसी प्रावधान ने अर्थव्यवस्था में लाइसेंस कोटा परमिट राज की स्थापना की। अर्थव्यवस्था में लाइसेंस कोटा परमिट राज की स्थापना की। अब इसी के अंतर्गत देखिएगा, कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थापना में सहयोगी देश। कुछ प्रमुख उद्योग एवं उसकी स्थापना में सहयोगी देश। कुछ प्रमुख उद्योग एवं उसकी या उनकी स्थापना में सहयोगी देश। उद्योग हैं और उनकी स्थापना में कौन से देश ने हमें सहयोग किया था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ इस्पात संयंत्र लिख लीजिए, एक तरफ सहयोगी देश।
इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। सहयोगी देश। अच्छा दाएं एक तरफ लिख सकते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, कौन से राज्य में? झारखंड। गलत, झारखंड में नहीं है। छत्तीसगढ़ में। हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। कौन से देश की मदद से बना था? कौन? उसको रसिया कहेंगे या रसिया के अलावा कोई और नाम? सोवियत संघ। सोवियत संघ ब्रैकेट में रसिया। सोवियत संघ ब्रैकेट में रूस। पहले इसको क्या कहते थे? सोवियत संघ कहते थे, वर्तमान में रूस। नेक्स्ट राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन से राज्य में? राउरकेला वेस्ट बंगाल में। नहीं बेटे, इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा। कौन से देश के सहयोग से बना था ये? जर्मनी। वेरी गुड, जर्मनी। नेक्स्ट बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो। कौन नकल कर रहा है? गलत बात। बोकारो इस्पात। कब आप लोग क्लास 5 वाला हरकत छोड़ के अच्छी बात है बेटे, अगर आप नए साल में बहुत कुछ मैं अपना भी है छोड़ करके पढ़ाई करने के लिए। झारखंड में है, कौन से देश के सहयोग से बना था? रूस को सोवियत संघ जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि जब इसने मदद किया था तब वो सोवियत संघ था, वर्तमान में ये रूस है। नेक्स्ट दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। किसकी सहायता से? हाँ, बंगाल में है तो कौन मदद कर रहा है? ब्रिटेन। बा से ब्रिटेन, बा से बंगाल। छोटे बच्चों वाला ट्रेन नहीं, बोकारो की तो है। लेकिन यहाँ से राज्य से करेंगे तभी सही होगा, राज्य का देश से करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के ना बॉडी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा आप लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग होना चाहिए। बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हंसे भी तो उसमें भी स्मार्टनेस से लगना चाहिए। ये हंसने का तरीका भी क्या है? स्मार्ट है। बात करने का तरीका भी स्मार्ट है। अगर आप अपने सिर्फ दिमाग का डेवलपमेंट कर रहे हैं और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अधूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये भूल रहे हैं कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज पे नहीं होता, वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को भी यूज किया जाता है। तो बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हंसने का तरीका, हर चीज़, खड़े होने का तरीका बहुत स्मार्ट होना चाहिए। लगना चाहिए कि यूपीएससी के स्टूडेंट है, बने ना बने आईएएस अलग बात है, लेकिन एक बार देखने के बाद लगे कि बंदा कुछ तो है। जैसे होता नहीं, देखने वाला बहुत लोग कह रहे थे आप जॉब में हैं क्या,
आप टीचर हैं क्या? जैसे आप टीचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी लोग पूछ लेते हैं कि आप टीचर हैं क्या? अगर आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज है तभी ना पूछते हैं। अगर आप वैसे ही अपने तरीके से रहें तो कोई आपसे पूछेगा, सबको लगेगा ऐसे ही बेकार टाइप के लोग होंगे, घूम रहे होंगे। तो पर्सनालिटी में जैसे एक शिक्षक हैं तो पर्सनालिटी से लगनी चाहिए वो शिक्षक हैं, वो गंभीरता होनी चाहिए बातों में, वो बॉडी में गंभीरता होनी चाहिए, बात मतलब हर चीज़ में वो गंभीरता दिखना चाहिए। शिक्षक हैं तो पर्सनालिटी भी शिक्षक जैसी होनी चाहिए। पता चले कि पान भरे हैं मुँह में और इधर उधर थूक रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो शिक्षक की पर्सनालिटी है क्या? नहीं। शिक्षक का एक आदर्श रूप भारत ने प्रस्तुत किया है। वो आदर्श रूप जब दिखता है तभी हमारे अंदर से वो रिस्पेक्ट आता है सामने के लिए कि हाँ ये हमारे टीचर हैं। ऐसे ही यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको ये ना बोलना पड़े कि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मतलब चिल्ला के। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताए कि आप बाकियों से अलग हैं, और जब आप कहें तो लोगों को लगे कि हाँ लग भी रहा था कि बंदा कुछ अलग ही तैयारी कर रहा है। तो ये लगना चाहिए। जैसे कल का प्रोग्राम था, आप लोगों की बिल्कुल कोई एक्टिविटीज़ मुझे तैयारी करने वाले बच्चों की नहीं लग रहे थे, जो हल्ला मचा रहे थे आप लोग, और जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहा। मतलब आप लोगों के अंदर होना चाहिए ना कि ये मौका है, इस मौके पे हमें कुछ करना चाहिए, कॉपी पेन उठा के कुछ लिखना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए, कुछ बातें जाके वहाँ तरीके से सलीके से खड़े होकर के 2 ही बातें बोलिए, लेकिन खड़े होने का तरीका, बोलने का तरीका और उन बातों में दम होना चाहिए। ये नहीं कि 2 लाइन का शायरी कॉपी पेस्ट मारा कहीं से और बोल के चले आए, फिर तो बाकी और आप में अंतर क्या है? पहले तो अंतर बनाइए बाकी बच्चों से आपने आप में। और ये सिर्फ प्यारे से नहीं आता, यहाँ जैसे कभी कभी आप लोग आपस में बात करते रहते हैं, तो क्या ये यूपीएससी के स्टूडेंट की क्वालिटीज़ हैं बात करना या हंसना बेवजह? नहीं है। उनका क्वालिटी है वो पूरे टाइम कंसंट्रेट रहते हैं, गंभीर रहते हैं। जब हंसने की बारी आती है वो भी हंसते, और हंसना भी चाहिए, हर किसी को हंसना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और हंसना चाहिए तो कम से कम चेहरे पे स्माइल तो जरूर रखना चाहिए, इससे खुद को भी अच्छा लगता है और सामने वाले भी हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं और एक पॉजिटिविटी आती है। आपको देख के सकारात्मक पॉजिटिविटी आती है और ऐसा लगता है मतलब ऊर्जा आती है। पता चले कि आप हमेशा चेहरे पे उदासी लिए हुए हैं तो क्या होगा, नेगेटिविटी आती है। तो कम हंसना नहीं है हमेशा हर जगह, और हंसना भी है तो अच्छे से, थोड़ा सा बंद बंद जिसको कहते हैं तो वैसे हंसना है थोड़ा सा अपने अंदर। इसलिए कि आप लोग मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हर टीचर का दायित्व होता है कि वो बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाए, उसे एक सामाजिक प्राणी भी बनाए, एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाए, एक अच्छा इंसान भी बनाए। वो हर चीज़ डेवलप करे जो एक बच्चे में एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और हर रिश्ते को निभाने के लिए आनी चाहिए। उसके अंदर वो हर क्वालिटी, एक सोचने वाला प्राणी डेवलप करना होता है। पता है सारे लोग कहते हैं किताबी ज्ञान तो हमें यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, किताबी ज्ञान तो हमें किताबों में भी मिल जाएगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें हर जगह नहीं मिलता। और अगर कहीं मिले तो उसे ले लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको कोई नहीं बताएगा कि आप सही से खड़े होइए, कोई बताएगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर टीचर बताएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि सर ने हमें बताया, और आपको मन करेगा कि वो इम्प्लीमेंट करे क्योंकि वो आपके टीचर ने बताया है। इसलिए कह रही हूँ बेटी कि मुझे अच्छा लगता है। आप खुद अपने जैसे कहते हैं ना भेड़ बकरियों के झुंड में तो हर कोई एक जैसे लगता है, जब आपकी पर्सनालिटी अलग होगी तभी तो उस भीड़ में अलग दिखेंगे आप, तभी तो लगेगा ना। आप पढ़ते पढ़ते और अपने अंदर ही परिवर्तन लाते लाते कब दूसरों से अलग हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप उसे करना चाहेंगे। आप अपने अंदर कब आपके अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा कि हर कोई आपके लहजे को रीड करेगा, आपके तरीकों को रीड करेगा, आपके अंदाज को रीड करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप ये करना चाहेंगे। जैसे पोडियम पे खड़े होते हैं, कोशिश कीजिए कि सहारा ना लीजिए उसका, बिना सहारे, क्योंकि सहारा हमेशा इंसान को क्या करता है, कमजोर कर देता है। इसलिए सहारा उतना ही लीजिए कि जितने में आपको खड़े होने में समस्या हो। बिल्कुल उस पर स्टैंड नहीं होना कि अगर वो हटा देंगे तो आप गिर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप कुछ रखे हैं तो देखने के लिए लीजिए, नहीं तो ऐसे लीजिए। तो कोशिश कीजिए स्ट्रेट खड़े होने का। और बात करते समय हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने हाथ एक्टिविटीज़ करते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी बार अपने हाथ मूवमेंट कर चुके हैं। वो हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन देखने वाले रीड करते हैं कि हम बात तो कम और हाथ से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाथ का ज़्यादा यूज़ करें। वहाँ पे क्या अपने भाव, आपके चेहरे के भाव वो एक्सप्रेस ज़्यादा होने चाहिए। और जब भी बात कीजिए ना, आई कांटेक्ट करके बात कीजिए, सामने वाले को देखते हुए बात कीजिए, मतलब उनसे। और अगर कोई आपको देख के बात कर रहा है ना या कुछ कह रहा है
तो वहाँ पे हंसना तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन देना कि सही है, अच्छा बोल रहे हैं आप, सही जा रहे हैं आप, हम आपकी बातों से सहमत हैं। इससे क्या अंदर से और भी ज़्यादा हिम्मत आती है, सामने वाले को भी और खुद को भी अच्छा लगता है। तो कोई भी कहीं भी कोई भी काम करे ना, तो पहले से उसके लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाइए कि करना क्या है। ऐसे नहीं जैसे कल मैं भी नहीं तैयार थी और मैं हड़बड़ा गई और फिर मेरे स्टेटमेंट ही शुरू में लड़खड़ा गए, जबकि मैं डेली बोलती हूँ, घंटों बोलती हूँ, लेकिन अचानक से जब आप उसके लिए तैयार नहीं होते ना, तब वो थोड़ा सा होता है। जबकि मैं तो बोलती हूँ मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं भी हो गई, तो आप लोगों के लिए भी ये समस्या हो सकती है। तो इसलिए कह रही हूँ, जब भी ये मौके आए किसी को कहना ना पड़े कि 26 जनवरी आ गई, आपको कुछ बोलना है, 26 जनवरी आ गई, मुझे कुछ बोलना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और उसके लिए आप तैयार कीजिए अपनी पर्सनालिटी को, अपनी चीज़ों को। इससे क्या आप जब सोचेंगे ना किसी टॉपिक पे, इस बार मैं पर्यावरण पॉल्यूशन पे बोलूँगा, तो बहुत सारी जगह से उस टॉपिक को कलेक्ट करेंगे और उस दरमियान आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, फिर उसको याद करने की क्षमता डेवलप करेंगे। जब आप उसे याद करेंगे तो और फिर बोलने की क्षमता डेवलप करेंगे, खड़े होने का क्षमता डेवलप करेंगे, कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे और आप एक काम में सिर्फ स्पीच देने में ही आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का विकास कर चुके होंगे, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए ये मौके आप लोगों के लिए गोल्डन चांस होते हैं, अपनी क्षमता को, विकास को डेवलप करने का, अपने शरीर को उस हिसाब से ढालने का, अपनी बातों को रखने का, अपने दिमाग को और ज़्यादा करने का और अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने का और लोगों को दिखाने का कि आप भी कुछ मतलब अपना एक स्थान रखते हैं। वरना क्या फायदा, ऐसे भीड़ में आते रहिए, जाते रहिए, ऐसे जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन इतना आसान या इतना सस्ता है क्या? नहीं, बहुत कीमती है और बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। आजकल जीवन बहुत छोटा हो गया। पहले एक निश्चित होता था कि 100 साल जीते थे लोग, क्योंकि तब बीमारियां नहीं होती थी, एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। लेकिन आजकल एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बीमारियां बहुत होती हैं और अचानक यूं ही चलते फिरते व्यक्ति चला जाता है। तो इसलिए जीवन बहुत लिमिटेड है और बहुत कीमती है। तो उसमें हर दिन सीखें, हर दिन कुछ नया करें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने काम को ईमानदारी से करें। जैसे जो पढ़ाया गया रिवीजन करके आइए, दिल से करके आइए, जितना कर पाइए उतना करके आइए। और ऐसे ओकेजन्स में तो ज़रूर बोलिए, किसी को कहना ना पड़े कि आप नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे, आप बोलिए। स्वतः से खड़े हो जाइए, सर मुझे कुछ कहना है, वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। अगर आपको लगे कि कुछ कमी रह गई तो लास्ट में बोल दीजिए कि कुछ कमी रह गई, इसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। अच्छा लगता है खुद को भी और आपके टीचर्स को, खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। मतलब एक अलग तरह का प्राउड फील होता है, एक तरह की खुशी आती है। जैसे सर्वेश वहाँ खड़े हुए बोले, मुझे यही सबसे अच्छा लगा कि वो चल के आए, कम से कम वो खड़े हुए, उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी करी, जो भी बातें करी बहुत अच्छी थी, बस वो सिस्टमेटिक नहीं थी और वो सही प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखे और प्रभाव उसमें झलकना चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रभावशाली तरीके से उसी बातों को सिस्टमेटिक, जैसे एक तरह से शुरू किया तो सिरे से ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाइए। ये नहीं एक बार ये बात कर रहे हैं, फिर कुछ और बात कर रहे हैं, फिर कुछ और बात, तरीके से हर बात को रखिए ताकि लोगों को समझ में आए। वो मुझे पता है बेटी, वो पहली बार सभी को होता है, लेकिन उसके लिए जब आप तैयारी करके आएंगे ना तब कम होगा, अगली बार और कम होगा। और अगर आप रियल में शिद्दत से तैयारी करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बहुत कम हो जाएंगे इससे समस्या, है ना। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास एक और मौका रहेगा 26 जनवरी का, आप वहाँ कर सकते हैं। ये करके आप अपना फ़ायदा करेंगे, बाकी आप अपने टीचर्स की नज़रों में, अपने सहपाठियों की समकक्ष अपने आप को और बेहतर करने का मौका रहता है। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए रहता है, क्योंकि हर मंच में, हर जगह आपको बोलने के लिए, बात करने के लिए पूरी लाइफ ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का। जब बात करने आएगा, उठने बैठने आएगा, तभी वो अपना जगह बना पाएंगे, नहीं तो फिर उनको कौन सुनेगा। बात समझ में आए ना। तो ये मौके पे बिल्कुल जैसे होता है ना कि धमाका करना चाहिए। टीचर्स भी सरप्राइज है, वो मेरे बच्चे इतना अच्छा बोल सकते हैं, या ये इतना अच्छा लिख सकते हैं, या इनके विचार इतने अच्छे हैं, ये इतना बढ़िया सोचते हैं, उनको भी लगे, अंदर से खुशी होती है। टीचर की पूंजी क्या होती है? अपने बच्चों के आउटपुट्स और उनसे मिला हुआ रिस्पेक्ट, वही उनकी पूंजी है और उसी से उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वो जब दिखता है ना तो अंदर से बड़ा संतोष होता है कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। तो ये भाव, जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की प्रोग्रेस से सबसे ज़्यादा खुशी होती है, वैसे टीचर्स, दो ही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं अपने बच्चों से, एक माँ बाप और दूसरे टीचर्स। तो इसलिए अच्छा करिए, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी अपने अंदर डेवलप कीजिए। मैं यही चाहूँगी, क्योंकि हर चीज़ डेवलप कर सकता है कोई, लेकिन आपकी पर्सनालिटी,
आपकी सोच जो डेवलप करने की जिम्मेदारी है वो टीचर्स की है और साथ में आपकी खुद की भी है कि आप अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करने का प्रयास करें। तो पानी पी लीजिए, फिर हम लोग शुरू